तो तुमसे पहले 50 बार पहले ही बोला कि उनको बोलो कि भाई हमें कुछ संगठन भी के नहीं होता है। सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ संगठन के सिद्धांत से तात्पर्य प्रशासनिक संगठनों की उन प्रक्रियाओं तथा नियमों से है जिसके अनुसार प्रशासनिक संगठनों का संचालन होता है तथा aux input mode, aux input mode, संगठन के सिद्धांत। यहाँ संगठन के सिद्धांत से तात्पर्य प्रशासनिक संगठनों की उन प्रक्रियाओं तथा नियमों से है जिसके अनुसार प्रशासनिक संगठनों का संचालन होता है। वस्तुतः हिंदी में थ्योरी तथा प्रिंसिपल दोनों के लिए सिद्धांत शब्द प्रयुक्त किया जाता है। इस कारण प्रायः सामाजिक विज्ञानों के अध्ययनकर्ताओं को भ्रम हो जाता है। थ्योरी को सिद्धांत के साथ साथ विचारधारा या दृष्टिकोण भी कहा जाता है, जिसका अभिप्राय उस परिष्कृत उपकरण या पद्धति से है जिसके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है तथा तथ्यों का परीक्षण हो सकता है। लोक प्रशासन में यांत्रिक विचारधारा, मानव संबंध विचारधारा, नौकरशाही विचारधारा तथा व्यवहारवादी विचारधारा इत्यादि संगठन की थ्योरीज है। संगठन के प्रिंसिपल से आशय उन सिद्धांतों से है जो औपचारिक संगठनों के संचालन हेतु आवश्यक नियम एवं प्रक्रियाएं हैं। इन सिद्धांतों में पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, नेतृत्व, पर्यवेक्षण, प्रत्यायोजन, समन्वय, सत्ता तथा उत्तरदायित्व इत्यादि सम्मिलित है। टेलर, फेयोन, गुलिक, उर्विक तथा विलोबी जैसे लोक प्रशासन के प्रारंभिक विद्वान यह मानते हैं कि संगठनों का निर्माण कुछ आधारभूत सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना चाहिए ताकि संगठन अपने लक्ष्य कुशलतापूर्वक प्राप्त कर सके। पद सोपान, अंग्रेजी शब्द हायरार्की का अर्थ है सत्ता या परिस्थिति की श्रेणियों की निम्नतम से उच्चतम तक एक व्यवस्था। हिंदी में पद सोपान अर्थात पदों के सोपान, सीढ़ी या क्रम का आशय संगठन की उस रचना से है जिसमें छोटे बड़े पदों को क्रमशः व्यवस्थित ढंग से संयोजित करके नियंत्रण तथा कमान की एक श्रृंखला बनाई जाती है। चूँकि प्रशासनिक संगठनों में उच्चतम पद से निम्नतम पदों की ओर जाते जाते कार्मिकों की संख्या बढ़ती चली जाती है, अतः पद सोपान व्यवस्था पिरामिड की भांति दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में पद सोपान किसी अधीनस्थ पर उच्च अधिकारी का नियंत्रण या सत्ता है। मुने की दृष्टि में पद सोपान विश्वव्यापी प्रघटना है। प्रशासनिक संगठनों में किया जाने वाला कार्य विभाजन, पद वर्गीकरण, निर्णय एवं नियंत्रण की व्यवस्था तथा अनुशासन की व्यवस्था स्थापना पद सोपान से संबंधित है। पद सोपान के द्वारा संगठन में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों तथा स्तरों को परस्पर व्यवस्थित ढंग से जोड़ा जाता है। इसी के द्वारा उत्तरदायित्व की पंक्ति निश्चित होती है, उच्च एवं निम्न अधिकारी की परिस्थिति तय होती है। पद सोपान व्यवस्था में सभी आदेश क्रमशः ऊपर से नीचे एक एक सोपान से उतरते हुए आते हैं तथा नीचे से ऊपर जाते समय पुनः एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। अर्थात पद सोपान व्यवस्था में बीच में किसी सीढ़ी या पद या स्तर को लांघा नहीं जाता है। पद सोपान की इस क्रमिक प्रक्रिया को उचित माध्यम से विधि भी कहा जाता है। अर्थ, पद सोपान को परिभाषित करते हुए एल.डी. व्हाइट कहते हैं, पद सोपान ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्व के कई स्तरों के कारण उत्पन्न वरिष्ठ अधीनस्थ का वह संबंध है जो सभी जगह लागू होता है। अर्ल लेथम के अनुसार पद सोपान उच्च तथा निम्न पदों की ऐसी सुनियोजित व्यवस्था है जो ऊपर से नीचे तक फैली हुई है। इस व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी अपने पद पर विराजमान रहते हुए पैनी दृष्टि से सबसे निम्नतम पदधारक कार्मिकों के दिलों को टटोल सकता है तथा उनकी गतिविधियों को अपने आदेशानुसार जैसा चाहे ढाल सकता है। इस प्रकार पद सोपान में संगठन की गतिविधियों को मार्गदर्शन तथा उन पर नियंत्रण रखने हेतु सभी इकाइयों को संयुक्त करके एक बड़ी इकाई बना दिया जाता है। जेडी मिलेट के अनुसार पद सोपान एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों को आपस में जोड़ दिया जाता है।
मुने एवं रेली ने पद सोपान व्यवस्था को सीढ़ी नुमा प्रक्रिया या सिद्धांत का नाम दिया है तथा हेनरी फयोल ने इसे सोपानात्मक श्रृंखला कहा है। उनके अनुसार जहाँ कहीं भी उच्च तथा अधीनस्थ संबंधों से बना संगठन होगा वहीं पर वह सीढ़ी नुमा प्रक्रिया भी अवश्य होगी। किसी भी संगठन में कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का वितरण आड़ी और खड़ी दोनों दिशाओं में होता है। संगठन में ऊर्ध्वाधर विभाजन में शीर्ष पद, मध्यम पद तथा निम्न पदों की स्थिति होती है। जब संगठन में नए नए पद एवं स्तर जोड़े जाते हैं तो यह ऊर्ध्वाधर वृद्धि होती है, जबकि क्षैतिजिक विभाजन में पद सोपान के स्तरों में वृद्धि किए बिना ही नए नए कार्य या स्थान जोड़ दिए जाते हैं। ऊर्ध्वाधर विभाजन, क्षैतिजिक विभाजन। वस्तुतः पद सोपान व्यवस्था कार्मिकों को वेतन, उत्तरदायित्व, योग्यता तथा परिस्थिति में असमानता होने के कारण बनानी पड़ती है। एक समान योग्यता, कार्य एवं परिस्थिति के पद एक स्तर पर होते हैं। पाल एच एप्लबी की दृष्टि में संसाधनों के विभाजन, कार्मिकों के चयन तथा कार्य विभाजन, कार्यों के संचालन, समीक्षा तथा सुधार के क्रम में पद सोपान एक साधन है। विशेषताएं। पद सोपान की निम्नलिखित विशेषताएं कही जा सकती है। इस पद्धति में समस्त प्रशासनिक क्रियाकलापों को इकाइयों तथा उप इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। इन इकाइयों की स्थापना एक के नीचे एक की जाती है, जैसे पिरामिड जैसा आकार बन जाता है। इसमें विभिन्न स्तरों को अधिकार सौंपे जाते हैं। पद सोपान पर आधारित संगठन उचित माध्यम से सिद्धांत का पालन करता है। सभी आदेश तथा सूचनाएं उचित माध्यम से होकर गुजरती है तथा बीच के किसी भी स्तर को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसमें व्यक्ति केवल अपने से निकटतम वरिष्ठ अधिकारी से आदेश लेता है, किसी अन्य अधिकारी से नहीं, अतः आदेश की एकता का सिद्धांत भी लागू होता है। इसमें अधिकार तथा उत्तरदायित्व के मध्य समुचित तालमेल रखा जाता है, क्योंकि बिना उत्तरदायित्व के अधिकार खतरनाक हो जाते हैं तथा बिना अधिकार के उत्तरदायित्व अर्थहीन हो जाते हैं। वस्तुतः पद सोपान व्यवस्था नेतृत्व सत्ता के वितरण तथा कार्यों के विभाजन पर आधारित होती है। यह व्यवस्था दो उद्देश्यों को पूरा करती है। पहला उद्देश्य है कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य का विभाजन, और दूसरा है विशेषज्ञों के कार्य तथा व्यवहार को एक संयुक्त प्रयास से जोड़ना। पद सोपान के प्रकार, टाइप्स ऑफ हियरार्ची। J.M. पिफनर तथा F.M. शेरवुड ने 4 प्रकार की पद सोपान प्रणालियां वर्णित की है, जैसे कि पहली है कार्य आधारित पद सोपान, कार्य आधारित। इस प्रणाली में प्रत्येक कार्मिक का स्थान उसके द्वारा किए जा रहे या उसे प्रदत्त किए गए कार्यों के आधार पर निश्चित होता है। कार्मिक जिस प्रकार का कार्य करता है उसी के अनुरूप उसे अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान किए जाते हैं। स्वाभाविक रूप से अधिक अधिकारों से युक्त व्यक्ति उच्च पद पर तथा तुलनात्मक रूप से कम अधिकार प्राप्त व्यक्ति पद सोपान में निम्न पद पर होता है। रैंक आधारित पद सोपान सेकंड है। इस प्रणाली में कार्मिकों की स्थिति उनके काम तथा उत्तरदायित्वों के आधार पर न होकर पद के आधार पर होती है। सेना में चयनित यह प्रणाली पद प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण मानती है। सेना की एक कर्नल चाहे मोर्चे पर आदेश दे या सेना में फाइलें निपटाए, वह कर्नल ही रहेगा। कौशल आधारित पद सोपान। पद सोपान की इस पद्धति में कार्मिक की योग्यता तथा दक्षता पर बल दिया जाता है। किसी कारखाने में कार्यरत इंजीनियर या अस्पताल में डॉक्टर उच्च कौशल युक्त होते हैं, जिनकी सहायतार्थ अनेक सहायक विशेषज्ञ एवं तकनीकी कार्मिक कार्य करते हैं। उच्च विशेषज्ञता प्राप्त कार्मिक उच्च पद पर रहता है। वेतन आधारित पद सोपान। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अधिकतम वेतन पाने वाला अधिकारी संगठन के शीर्ष पर तथा कम वेतन पाने वाले कार्मिक क्रमशः नीचे के पदों पर होते हैं।
वस्तुतः प्रशासनिक संगठनों में पद सोपान किसी एक प्रणाली पर आधारित न होकर सभी प्रणालियों या कुछ प्रणालियों के समन्वय पर आधारित होता है। पद सोपान एक उदाहरण, पुलिस प्रशासन में पहला पद सोपान के हिसाब से आप देखिए, पुलिस महानिदेशक होता है, उसके बाद पुलिस निरीक्षक होता है, महानिरीक्षक होता है, फिर पुलिस उप महानिरीक्षक होता है, फिर पुलिस अधीक्षक होता है, फिर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस अधीक्षक होता है, उप पुलिस अधीक्षक होता है, निरीक्षक होता है, उप निरीक्षक होता है, फिर सहायक उप निरीक्षक होता है, मुख्य आरक्षी। इस प्रकार से ये पद सोपान होता है, एक पिरामिड की तरह कि ऊपर एक बड़ा अधिकारी होता है, वो बड़ा अधिकारी उसके अंडर में कुछ लोग काम करते हैं, फिर उसके अंडर में कुछ, फिर उसके अंडर में कुछ, इस तरह से एक पिरामिड बन जाता है, स्टेप बाय स्टेप एक सोपान बन जाता है। यहाँ पिरामिड नुमा एक संगठन है जिसका शीर्ष या प्रमुख अधिकारी क, मान लीजिए ख क का अधीनस्थ है, ग ख का निकटस्थ और अधीनस्थ है तथा साथ ही वह क का भी अधीनस्थ है। ऐसे ही एक के अधीन में दूसरा, दूसरे के अधीन में तीसरा, ये रहता है। पद सोपान के लाभ, प्रत्येक बड़े संगठन के आदेश की एकता रहनी आवश्यक है, जिसे केवल पद सोपान व्यवस्था के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। पद सोपान को संगठनात्मक समन्वय, एकजुटता तथा अनुशासन का आधार माना जाता है, क्योंकि इसमें संगठन की विभिन्न इकाइयां परस्पर जुड़कर एक संयुक्त ढांचे का निर्माण करती है। यह व्यवस्था संगठन के नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे के संपर्क या संचार माध्यम स्पष्ट करती है। इससे प्रत्येक कार्मिक को यह स्पष्ट रहता है कि उसका संबंध किससे है। इसमें संगठन के प्रत्येक स्तर और पद पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करना सुविधाजनक हो जाता है। प्रत्येक कार्मिक को संगठन में अपनी स्थिति तथा उत्तरदायित्व का ज्ञान हो जाता है तथा उसे यह भी पता रहता है कि वह किसके लिए प्रति उत्तरदायी है। पद सोपान व्यवस्था के कारण उच्चाधिकारियों के कार्य का बोझ हल्का हो जाता है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हो जाता है। इससे उच्चाधिकारी के नीचे कई अधीनस्थ स्तर स्थापित हो जाते हैं। प्रत्येक अधीनस्थ अपने स्तर पर निर्धारित प्रकरणों में निर्णय लेने का अधिकारी हो जाता है। अधीनस्थों को उच्चाधिकारी द्वारा अधिकार एवं कार्य सौंपे जाने से वे स्वयं को संगठन में महत्वपूर्ण समझते हैं तथा अपनत्व की भावना व्याप्त होती है। पद सोपान सिद्धांत में उचित माध्यम से की प्रक्रिया का कठोरता से पालन किया जाता है, जिससे छोटे रास्तों से या किसी को लांघ कर कार्य करने की गलत परंपरा विकसित नहीं हो पाती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि उचित माध्यम से नियम का पालन करने से फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया आसान हो जाती है, क्योंकि पद सोपान व्यवस्था में यह तुरंत पता किया जा सकता है कि अमुक फाइल इस समय कहाँ पर है। पद सोपान व्यवस्था से प्रशासनिक नेतृत्व का विकास होता है। यह व्यवस्था प्रत्यायोजन को आसान एवं स्पष्ट करती है। इसी तरह पदोन्नति में भी पद सोपान सिद्धांत सीधा लाभ प्रदान करता है। पद सोपान से हानियां या इसके पद सोपान के दोष, वास्तव में लोक प्रशासन तथा नौकरशाही की धूमिल होती छवि तथा कठोर कार्यप्रणाली की जड़ पद सोपान व्यवस्था में छुपी हुई है। पद सोपान सिद्धांत जितना लाभप्रद दिखाई देता है, उसमें उतने ही दोष भी है। पद सोपान पद्धति में अधिकांश आदेश ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। इसमें निम्न स्तर पर कार्यरत कार्मिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का ज्यों का त्यों पालन करें तथा इस कारण निम्न स्तरों पर संगठन के उद्देश्यों तथा कार्य के प्रति रुचि तथा तत्परता नहीं रह पाती है। इससे प्रशासनिक संगठनों में लचीलापन नहीं रह पाता है, क्योंकि हर कार्य सोपानबद्ध ढंग से निष्पादित होता है। स्वाभाविक है कि इसमें संगठन के व्यक्तियों में आपसी संबंधों का जीवंत ढंग से विकास नहीं हो पाता है। पद सोपान व्यवस्था की सफलता या विफलता मुख्यतः संगठन के मुखिया की इच्छा या अनिच्छा पर निर्भर करती है। यदि मुखिया अनौपचारिक संबंधों के आधार पर संगठन की स्फूर्ति का संचार कर सके तो ही सफलता मिल पाती है। उचित माध्यम से विधि का पालन करने से कार्य निष्पादन में अनावश्यक देरी होती है। पूर्व पृष्ठ पर वर्णित पिरामिड के अनुसार च को ट तक सूचना भेजने का प्रत्युत्तर पाने में 20 सीढ़ियां चढ़नी उतरनी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा पर्ल
हार्बर पर किए गए आक्रमण का बचाव अमेरिकी सेनाएं इसलिए नहीं कर पाई थी कि अमेरिकी कमांडर ने उचित माध्यम से विधि को प्राथमिकता दी थी। पद सोपान व्यवस्था में फाइल एक एक सोपान तय करती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि सभी स्तरों पर कार्यरत कार्मिक योग्य, कुशल, त्वरित तथा संवेदनशील हो। इसी कारण भोलाराम का जीव बीच रास्ते में कहीं अटक जाता है, अर्थात लाल फीता शाही पनपती है। इस सिद्धांत के संगठन में अपनाने से रूढ़िवादिता, कठोरता, नियमबद्धता तथा पहल न करने की भावनाएं जन्म लेती है, अर्थात तुरंत महत्व के मामले भी शीघ्र नहीं निपटाए जाते हैं। भारत में तो स्थिति यह हो गई है कि सरकारी फाइलों पर अतिशीघ्र की पर्चियां लगानी पड़ती है। यह व्यवस्था संगठन के कार्मिकों में उच्च निम्न का भेद उत्पन्न करती है, जिससे असहयोग एवं अलगाववादी प्रवृत्तियां जन्म लेती है। यानी कि क्या होता है, पद सोपान में कोई भी अगर आपको काम करवाना है, कोई फाइल पास करवानी है, तो वो बहुत टाइम लग जाता है। एक के पास से निकली दूसरे के पास, दूसरे के पास निकली तीसरे के पास, तीसरे के पास निकली चौथे के पास, और इस तरह से काम अटकता ही रहता है। समाधान, अब इसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, वो हम देख लेते हैं। पद सोपान की कमियों या दोषों से मुक्ति पाने के लिए सरल तरीके, स्तर लांघकर। पहला तरीका है स्तर लांघकर। पद सोपान व्यवस्था में क्रमशः एक एक सीढ़ी या स्तर पर आने जाने का नियम है। चित्र के अनुसार यदि च को घ से काम है तो वह ड को लांघ कर सीधे ही घ से चर्चा कर सकता है, लेकिन ऐसा करना तब ही उपयुक्त है जबकि बीच में स्तर अर्थात ड को विश्वास में ले लिया जाए। च तथा घ के वार्तालाप की जानकारी भी ड को दी जानी चाहिए। भारत तथा ब्रिटेन में कुछ राजनेताओं ने यह प्रयोग सफलतापूर्वक भी किया है। सेतु बांधकर। सेकंड नंबर, सेतु बांधकर। जब संगठन में दो समस्तरीय पदधारक कार्मिकों को परस्पर संवाद स्थापित करना हो तो निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना सीधे ही आपस में चर्चा कर ले। अर्थात यदि च को ट से कार्य हेतु संपर्क करना हो तो ड क तथा य तक जाए बिना सीधे ही ट से संपर्क कर ले। यह सेतु बांधना कहलाता है। इसमें आवश्यक है कि ड तथा य को कोई आपत्ति न हो। हेनरी फेयोल ने इसे गैंगप्लांक नाम दिया है। गैंगप्लांक का शब्दकोशीय अर्थ है नाव के अंदर या बाहर चलने के लिए लकड़ी का उठाऊ तख्ता। फेयोल के अनुसार संगठन के एक संभाग के अधिकारी को दूसरे संभाग के समस्तरीय अधिकारी से कार्य पड़ता हो तो गैंगप्लांक विधि का सहारा लेना चाहिए। लेकिन फेयोल का अनुभव करते हैं कि ये निजी संगठनों में तो सरलता से हो सकता है, किंतु सरकारी संगठनों में जहां सत्ता के सूत्र अस्पष्ट होते हैं में कम उपयोगी हो सकता है। इस प्रकार पद सोपान का सिद्धांत संगठन में नितांत आवश्यक है, लेकिन इसमें व्याप्त दोषों का निवारण करना भी प्रमुख अधिकारी की जिम्मेदारी है। मुने के शब्दों में प्रत्येक संगठन में यह सीढ़ीनुमा पद सोपान श्रृंखला उसी प्रकार आवश्यक है जैसे कि घर में गंदे पानी के निकास के लिए नाली जरूरी है, लेकिन कोई भी इंसान इस नाली को घर समझकर इसके अंदर नहीं रहता है। इसी प्रकार सीढ़ीनुमा श्रृंखला को संचार का एकमात्र साधन नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार मानते हैं कि संगठन की औपचारिक संरचना तथा नियम ही प्रमुख नहीं है, बल्कि औपचारिक संगठन तथा संबंध भी महत्वपूर्ण होते हैं। अतः अनौपचारिक विधियां तथा संबंधों में से भी पद सोपान के दोष दूर किए जा सकते हैं, लेकिन तकनीकी परियोजनाओं में पंखाकृति संगठन भी बनाए जाते हैं जहां एक कार्मिक कई अलग अलग इकाइयों का पर्यवेक्षकों से जुड़ा होता है एवं उत्तरदायी भी होता है। इसलिए पद सोपान व्यवस्था को भी कठोरता से व्यवहार में नहीं उतारना चाहिए। आदेश की एकता। आदेश या कमांड या समादेश की एकता अर्थात यूनिटी ऑफ कमांड में कमांड शब्द महत्वपूर्ण है। वस्तुतः ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट, डायरेक्ट तथा कमांड एक समान प्रतीत होते हैं। ऑर्डर एक सशक्त शब्द है जो प्राधिकारी की इस अपेक्षा से जुड़ा है कि अधीनस्थ उसका पालन करे। इंस्ट्रक्ट तथा डायरेक्ट कार्य करने के संबंध में सुझावात्मक स्थिति को बताते हैं, जबकि कमांड शब्द मुख्यतः सैन्य प्रशासन में प्रयुक्त किया जाता है, जहां नियंत्रण, अनुशासन तथा आज्ञाकारिता सर्वोच्च मानी जाती है। अतः आदेश की एकता उस सिद्धांत का पर्याय है जिसमें कार्मिकों को केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करना होता है। लोक प्रशासन में संबंधित संगठनों में भी आदेश
की एकता का अधिकांशतः पालन होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश की एकता अर्थात एक कार्मिक एक अधिकारी का नियम लागू नहीं हो रहा है। व्यक्तियों के समूह से बने संगठन में सभी कार्यों एवं प्रतिक्रियाओं को सहज तथा व्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक कार्मिक को स्पष्टतः यह पता हो कि उसे किससे आदेश प्राप्त करने हैं, अर्थात वह संगठन में किसके प्रति उत्तरदायी है। यदि संगठन में किसी कार्मिक को एक से अधिक अधिकारी आदेश देंगे तो कार्मिक एक दूसरे से विपरीत आदेशों की स्थिति में उलझन तथा भ्रम की स्थिति में आ जाएगा। अतः संगठनात्मक कार्य संचालन हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक कार्मिक को यह स्पष्ट ज्ञान रहे कि उसे क्या करना है, क्योंकि करना है तथा कैसे करना है। स्पष्ट है कि इस आदेश की एकता का सिद्धांत ही इसमें सहायक होता है। अर्थ आदेश की एकता के प्रबल समर्थक हेनरी फेयोल के अनुसार यह वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि यह किसी कर्मचारी को केवल एक निकटतम उच्चाधिकारी द्वारा ही आदेश दिए जाने चाहिए। पिफनर एवं प्रेस्थस के शब्दों में आदेश की एकता की अवधारणा का तात्पर्य यह है कि किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक और केवल एक नेता के प्रति ही उत्तरदायी होना चाहिए। इस प्रकार पिफनर एवं प्रेस्थस भी एक व्यक्ति एक बॉस के सिद्धांत पर बल देते हैं, इसलिए वे केवल एक अर्थात दो या अधिक कदापि नहीं के सिद्धांत को मानते हैं। विशेषताएं आदेश की एकता का नियम पद सोपान व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यह सिद्धांत यह मानता है कि किसी भी कार्मिक को एक ही निकटस्थ अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। यह सत्ता, उत्तरदायित्व तथा नेतृत्व को स्पष्ट करता है। आवश्यकता एवं लाभ आदेश की एकता का सिद्धांत कार्मिकों को उलझन, भ्रम, आशंका तथा अस्पष्टता से मुक्ति दिलाने तथा संगठनात्मक कार्यकरण में एकता लाने के लिए आवश्यक माना जाता है। आदेश की एकता का महत्व पूर्णतया स्पष्ट है। इससे संगठन में सत्ता के सूत्रों में क्रम में स्पष्टता आ जाती है। प्रत्येक कार्मिक यह जानने लग जाता है कि उसे किससे आदेश प्राप्त होंगे या आदेश लेने हैं। स्पष्ट है कि वह आदेशकर्ता के प्रति उत्तरदायी भी होगा। इससे कार्यों, आदेशों तथा नेतृत्व का दोहराव नहीं हो पाता है। अतः अनुशासन एवं नियंत्रण भी अच्छे ढंग से किया जा सकता है। आदेश की एकता से जोड़ तोड़ करने वाले, एक दूसरे को भड़काने भिड़ाने वाले कार्मिकों की गतिविधियों पर अंकुश लगता है। आदेश की एकता के अभाव में संगठन में न केवल अराजकता पनपती है बल्कि संगठन की गरिमा भी प्रभावित होती है। संगठन में कार्यकुशलता तथा शीघ्रता बनाए रखने के लिए यह सिद्धांत आवश्यक है। इसलिए हेनरी फेयोल कहते हैं इस नियम के उल्लंघन से सत्ता निर्बल हो जाती है, अनुशासन संकट में पड़ जाता है, व्यवस्था भंग हो जाती है और संगठन के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो जाता है। एक ही व्यक्ति या विभाग के ऊपर जब दो अधिकारी सत्ता का उपयोग करते हैं तो गड़बड़ी उत्पन्न होने लगती है। ऐसी स्थिति के चलते रहने से अव्यवस्था बढ़ती रहती है। अंततः इसके दो परिणाम होंगे, या तो एक अधिकारी का लोप हो जाएगा और संगठन पुनः स्वस्थ हो जाएगा, अथवा संगठन विनाश की ओर अग्रसर होने लगेगा। वास्तव में किसी भी संगठन की रचना दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं होती। इसलिए सेना तथा गुप्तचर सेवाओं में आदेश की एकता अधिक दिखाई देती है। दोष आदेश की एकता के सिद्धांत की आलोचना बहुत हुई है, क्योंकि जटिल होते प्रशासनिक संगठनों और इसमें बढ़ती विशेषज्ञता ने आदेश की एकता के व्यवहारिक पक्ष पर अंगुली उठाई है। पहला, लोक प्रशासन में सदैव यह संभव नहीं है कि एक कार्मिक को एक ही अधिकारी आदेश दे। तकनीकी तथा वैज्ञानिक परियोजना क्षेत्रों में तो एक सहायक को कई उच्च विशेषज्ञों से आदेश प्राप्त होते हैं, अतः आदेश की एकता नहीं रह पाती है। विकास प्रशासन में जिला कलेक्टर को कई विभागों से निर्देश प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ साथ जिला कलेक्टर से भी आदेश प्राप्त होते हैं। इसलिए यह दोहराव तथा भ्रम तो बना रहता है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी एक श्रमिक को कई पर्यवेक्षकों से निर्देश मिलते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के पितामह F.W. टेलर को आदेश की एकता के सिद्धांत को सैन्य पद्धति मानते हैं। तथा इसके स्थान पर कार्यात्मक निर्देशन एवं पर्यवेक्षण की अनुशंसा करते हैं। टेलर ने प्रत्येक कार्मिक के ऊपर 8 पर्यवेक्षकों दिया था, जैसे कि गुट नेता, गति नेता, निरीक्षक, मरम्मत नेता, कार्य की व्यवस्था और मार्ग लिपिक, निर्देशन कार्ड लिपिक, समय और लागत लिपिक तथा कारखाना अनुशासनकर्ता की अनुशंसा की है। इसमें प्रथम चार पर्यवेक्षक कारखाना में विशिष्ट कार्य क्षेत्र में निर्देशन देते हैं तथा शेष 4 बाहरी क्षेत्र में निर्देश जारी करते हैं। टेलर का विचार था कि आदेश की अनेकता से श्रम विभाजन होता है तथा इससे क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ती है।
उनका यह भी मानना था कि आदेश की अनेकता इसलिए भी आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति सभी क्षेत्रों का विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। आदेश की एकता में व्याप्त कमियों को उजागर करते हुए सेकलर हडसन कहते हैं, एक व्यक्ति एवं एक अधिकारी की पुरानी अवधारणा वर्तमान जटिल शासकीय परिस्थितियों में सत्य नहीं है। आदेश की सरल सीधी रेखा के बाहर अनेक अंतर संबंध विद्यमान है। परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति को अनेक लोगों को प्रतिवेदन देने पड़ते हैं तथा उनके साथ कार्य करना पड़ता है ताकि व्यवस्थित एवं प्रभावशाली ढंग से कार्य संपन्न किया जा सके। सरकार में एक प्रशासन के कई बॉस होते हैं और अधीनस्थ उनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकता है। एक से वह नीति, दूसरे से कार्मिक, तीसरे से बजट पर तथा चौथे से आपूर्ति उपकरणों संबंधी आदेश प्राप्त करता है। वस्तुतः आदेश की एकता के दोषों तथा आलोचना के क्रम में गिनाए जाने वाले तर्क बहुत लचर पचर है और अधिकांश आलोचकों ने आदेश, निर्देश तथा प्रार्थना को समानार्थक माना हुआ है। वस्तुस्थिति यह है कि आदेश की एकता कमांड शब्द पर आधारित है। वास्तव में एक व्यक्ति को एक समय में आदेश तो एक ही उच्चाधिकारी देता है, शेष केवल निर्देश जारी करते हैं। कोई भी कार्मिक कई उच्चाधिकारियों के प्रति प्रत्यक्षतः उत्तरदायी नहीं होता है। विकास, प्रशासन, उद्योगों तथा उच्च तकनीकी क्षेत्रों में कई पर्यवेक्षक तथा अभिकरण मिलकर एक विशिष्ट कार्य करते हैं। अतः यह एक समन्वयात्मक प्रयास होता है, न कि आदेश की अनेकता। डिमॉक एवं डिमॉक का कहना सही प्रतीत होता है कि संगठन में कोई तो प्रमुख होता ही है, अतः वही आदेश की एकता निर्धारित करता है। इसी प्रकार जॉन डी मिलेट कहते हैं, आदेश की एकता की धारणा को इस बात के साथ तालमेल बैठाना होगा कि निगरानी और नियंत्रण का काम दोहरा अर्थात तकनीकी और प्रशासनिक हो सकता है। इन दोनों क्षेत्रों के लिए दो अलग अलग पर्यवेक्षक हो सकते हैं। एक पर्यवेक्षक कार्यकुशलता पर तथा दूसरा उपलब्ध मानवीय और भौतिकीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग का ध्यान रख सकता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि निगरानी का पर्यवेक्षण सहायक क्रियाएं हैं, कमांड की पर्याय नहीं। वास्तव में आदेश की एकता का सिद्धांत दुर्भाग्यवश अधिक आलोचना का शिकार हुआ है। लूथर गुली की यह सलाह अधिक सटीक प्रतीत होती है कि यदि इस सिद्धांत का कठोरता से पालन किया जाए तो हो सकता है कि कुछ घातक परिणाम पैदा हो जाए, किंतु यह परिणाम मतिभ्रम, अकार्यकुशलता तथा अनुत्तरदायित्व की तुलना में कुछ भी नहीं है, जो इस सिद्धांत का उल्लंघन करने पर पैदा होंगे। नियंत्रण का क्षेत्र किसी भी संगठन में कार्य कुशलता का स्तर बनाए रखने तथा कार्यरत व्यक्तियों के कार्यकरण एवं व्यवहार को संतुलित बनाए रखने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियंत्रण का कार्य उच्चाधिकारियों का मुख्य दायित्व है। नियंत्रण व्यवस्था का उद्देश्य ये देखना होता है कि संगठन की प्रत्येक इकाई में कार्यरत कार्मिक दिए गए आदेशों, निर्देशों तथा नियमों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। नियंत्रण का क्षेत्र उस क्षमता या परिधि को प्रदर्शित करता है जो कि किसी नियंत्रणकर्ता अधिकारी में होती है, अर्थात एक अधिकारी एक समय में कितने अधीनस्थों को सफलतापूर्वक नियंत्रण कर सकता है। नियंत्रण का क्षेत्र प्रायः नियंत्रण, विस्तृत प्रबंध का क्षेत्र, पर्यवेक्षण का क्षेत्र तथा सत्ता का क्षेत्र भी कहलाता है। अर्थ: कंट्रोल शब्द आदेश, निर्देश या नियंत्रित करने वाले अधिकार का पर्याय है, जबकि स्पन के कई अर्थ हो सकते हैं। समयावधि जो समाप्त होती है या निरंतर चलती है। एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी जो कोई तय करता है। पुल, किसी पुल या मेहराब के आधार की दूरी या भाग। हाथ के अंगूठे और कनिष्ठा को फैलाने से बनने वाली दूरी या क्षेत्र। यहाँ नियंत्रण का क्षेत्र में स्पन का अर्थ किसी नियंत्रणकर्ता अधिकारी के ध्यान के उस क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत यह अधीनस्थों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है। B.A. ग्रेकुनाज ने नियंत्रण के क्षेत्र को ध्यान का क्षेत्र भी नाम दिया है। डिमॉक एवं डिमॉक के शब्दों में नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र का अर्थ किसी उद्यम के मुख्य कार्यपालक तथा उसके मुख्य सहयोगी अधिकारियों के मध्य सीधे व्यवहारिक संचार संपर्कों की संख्या एवं क्षेत्र से है। सभी प्रशासनिक संगठनों में पद सोपान, कार्मिकों की संख्या तथा कार्य की प्रकृति एक समान नहीं होती है, अतः नियंत्रण का क्षेत्र भी कम या अधिक पाया जाता है। उदाहरण के लिए किसी जिले के पुलिस प्रशासन में एक पुलिस अधीक्षक के अधीन 4 पुलिस उपाधीक्षक तथा उपाधीक्षकों के अधीन 20 निरीक्षक हो तो एक उपाधीक्षक के अधीन 5 निरीक्षक हो जाएंगे तथा दिए गए चित्रानुसार अन्य उच्चाधिकारियों के अधीनस्थों एवं नियंत्रण का क्षेत्र निर्धारित हो जाएगा। यहाँ पर उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि प्रशासनिक संगठनों में नियंत्रण का क्षेत्र तथा पद सोपान स्तर निश्चित नहीं होते हैं, यह कई कारकों पर निर्भर होता है। सामान्यतः नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत होने पर स्तर बढ़ाए जाते हैं ताकि एक व्यक्ति के अधीन तक
कम कार्मिक हो। अब विशेषताएं, यह पद सोपान व्यवस्था का आदेश की एकता से संबंधित सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह निश्चित करता है कि कोई अधिकारी कितने अधीनस्थों को निर्देश दे सकता है। तीसरा पॉइंट है नियंत्रण का क्षेत्र संगठन की संरचना, उद्देश्य, कार्य प्रकृति, पर्यवेक्षक की क्षमता तथा अधीनस्थों के सहयोग इत्यादि पर निर्भर करता है। यह सिद्ध है कि नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा या सीमित होगा उतना ही नियंत्रण अधिक होगा तथा आदेश की एकता की क्रियान्विति भी अधिक होगी। नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत तथा व्यापक होने पर नियंत्रण प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। संगठन में पद सोपानात्मक व्यवस्था के अंतर्गत अनेक छोटे बड़े पदाधिकारी कार्य करते हैं। प्रत्येक कार्मिक का प्रत्यक्ष नियंत्रण उसके निकटस्थ उच्चाधिकारी करता है। इस संबंध में दो तथ्य महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि पहला है प्रत्येक स्तर पर कितने कार्मिक कार्यरत हैं जिनका नियंत्रण तथा पर्यवेक्षक किए जाने की आवश्यकता है। सेकंड, प्रत्येक उच्चाधिकारी अधिक से अधिक कितने अधीनस्थ कार्मिकों का सफलतापूर्वक नियंत्रण कर सकता है। वस्तुतः अभी तक ऐसा कोई नियम या फॉर्मूला निर्धारित नहीं हुआ है जिसके अनुसार यह कहा जा सके कि कितने कार्मिकों का नियंत्रण कोई भी अधिकारी भली भांति कर सकता है। कारण स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं सीमित होती हैं तथा संगठन के उद्देश्य, कार्य की प्रकृति तथा स्थान, व्यक्तित्व तथा समय इत्यादि भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। अनेक अपने सैनिक अनुभव के आधार पर सर इयान हैमिल्टन ने बताया है कि एक उच्चाधिकारी 3-4 अधीनस्थों का ही नियंत्रण कर सकता है, जबकि ग्रेकुनाज यह संख्या 5-6 मानते हैं। हेनरी फेयोल भी मुख्य प्रबंधक के अधीन 5-6 अधीनस्थों की संख्या उपयुक्त मानते हैं। एल उर्विक मानते हैं कि उच्च स्तर पर जहां कार्य जटिल तथा उलझे हुए होते हैं पर केवल 5-6 व्यक्तियों का तथा निम्न स्तर पर जहां कार्य सरल तथा दैनंदिन प्रकृति का होता है पर 8-12 कार्मिकों का नियंत्रण किया जा सकता है। अमेरिकन प्रबंध लॉर्ड हॉल्टेन तथा ग्राहम वालास की राय में कोई भी मुख्य कार्यपालक किसी प्रकार का अतिरिक्त भार अनुभव किए बिना 10-12 अधीनस्थ अधिकारियों के कार्य पर का नियंत्रण कर सकता है। वालास ने विभिन्न देशों में के शासनाधीशों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर बताया था कि सन 1937 में जापान के मुख्य कार्यपालक के अधीन 13 विभाग यानी कनाडा, जर्मनी, इटली के मुख्य कार्यपालक के अधीन 14, फ्रांस में 17, रूस में 19-20, इंग्लैंड में 25 तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 60 विभाग थे। इस संख्या में इतनी विविधता होते हुए भी किसी भी देश का प्रशासन भंग नहीं हुआ। सन 1949 में प्रथम हूवर आयोग ने अमेरिकी राष्ट्रपति के अधीनस्थ 65 विभागों तथा अभिकरणों को विशाल नियंत्रण का क्षेत्र मानकर आलोचना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कॉलेजों के कक्षाओं के नियंत्रण और ध्यान के क्षेत्र में करवाए गए एक अध्ययन से निष्कर्ष निकाला गया कि एक कक्षा में कोई अध्यापक केवल 10-12 विद्यार्थियों को ही सही प्रकार से नियंत्रित कर सकता है एवं अध्ययन करवा सकता है। एल उर्विक का मानना है कि किसी अधिकारी के अधीन कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में जितनी बढ़ोतरी होती है उससे कहीं अधिक बढ़ोतरी अधीनस्थ व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंधों में हो जाती है। एल उर्विक का मानना है कि किसी अधिकारी के अधीन कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में जितनी बढ़ोतरी होती है उससे कई अधिक बढ़ोतरी अधीनस्थ व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंधों से हो जाती है। उसके अनुसार यदि किसी अधिकारी के अधीन पहले से कार्यरत 5 अधीनस्थों में यदि एक और जुड़ जाए तो कार्य में केवल 23% अधिक सहायता मिलती है, जबकि निरीक्षण नियंत्रण के क्षेत्र में 100% अर्थात दुगनी से भी अधिक वृद्धि हो जाती है। इसका कारण यह है कि अधीनस्थ व्यक्ति केवल 5 या 6 अर्थात क, ख, ग, घ, ड, च का सीधा संबंध उच्चाधिकारी से नहीं होता, बल्कि क तथा ग, ख, क इत्यादि के कार्य संबंध भी नियंत्रण के क्षेत्र में विस्तृत बनाते हैं। स्थूल रूप से कहें तो कार्मिकों की संख्या बढ़ना 5 + 5 10 की ही परिचायक है, जबकि संबंधों की संख्या गुणात्मक होने पर 5 + 5 25 तथा घातात्मक होने पर 3225 के रूप में बढ़ती है। अतः नियंत्रण का क्षेत्र एक कार्मिक बढ़ा देने से भी बहुत व्यापक हो जाता है।
मिलेट कहते हैं कि अनुभव एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान इस बात को प्रमाणित करते हैं कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की पर्यवेक्षण क्षमता की एक सीमा होती है, अतः नियंत्रण कार्य की भी प्रभावित होता है। सन 1933 में वी ए ग्रेकुनाज द्वारा प्रकाशित लेख रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेकुनाज ने एक गणितीय सूत्र प्रतिपादन किया था। ग्रेकुनाज के अनुसार उच्चाधिकारियों को ध्यान में रखना चाहिए कि उनके केवल प्रत्यक्ष संबंध ही अधीनस्थों के साथ नहीं होते, बल्कि अधीनस्थों के विभिन्न समूहों के परस्पर अंतर संबंध भी होते हैं। इन संबंधों की संख्या में कई कारणों से परिवर्तन होता है। यह संबंध मुख्यतः 3 प्रकार का है: प्रत्यक्ष एकल संबंध, प्रत्यक्ष समूह संबंध, आड़े तिरछे संबंध। अतः अधीनस्थों की संख्या में वृद्धि होने पर गुणात्मक तथा सामूहिक संबंध बढ़ते हैं, इसलिए संबंधों की संख्या घातीय अनुपात में बढ़ती है। इससे स्पष्ट करने के लिए फार्मूला भी बताया था। अधीनस्थों की संख्या में 25% वृद्धि होने पर अधीनस्थों की संख्या में 127% बढ़ जाती है। यदि ग्रेकुनाज के इस सूत्र को उसके द्वारा बताए गए संबंधों के 3 प्रकारों से पृथक पृथक विभाजित करें तो प्रत्यक्ष एकल, प्रत्यक्ष समूह और आड़े तिरछे से अलग अलग प्रकार से हो जाते हैं। ग्रेकुनाज के इस गणितीय सूत्र की आलोचना करते हुए प्रोफेसर थियो हेमैन कहते हैं कि ग्रेकुनाज का अध्ययन अनुभव युक्त निरीक्षण पर आधारित नहीं है, बल्कि शीर्ष प्रबंधन के क्षेत्र में परिवर्तन करने से एक संगठन की क्या स्थिति होगी, इसका गणितीय प्रस्तुतिकरण है। हो सकता है ग्रेकुनाज का गणितीय सूत्र पूर्ण वैज्ञानिक न हो, लेकिन एक सीमा तक यह भी सही है कि कार्मिकों की संख्या तथा उनके अंतर संबंध निश्चय ही नियंत्रण के क्षेत्र को विस्तृत एवं जटिल बनाते हैं। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक: पहला है कार्य। संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही कार्य निष्पादित होते हैं। संगठन में जिस प्रकृति के कार्य होते हैं उसी के अनुरूप नियंत्रण या क्षेत्र भी प्रभावित हो जाता है। यदि नियंत्रणकर्ता, अधिकारी तथा अधीनस्थों का कार्य एक समान प्रकृति का हो तथा दैनंदिन प्रकृति का हो तो सरलता से अधिक नियंत्रण हो सकता है। यदि कई अधीनस्थ हो तथा सभी भिन्न कार्य करते हो तो नियंत्रण करना थोड़ा कठिन हो जाता है। शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासनिक कार्यालय तथा सांख्यिकी विभागों में नियंत्रण सरल बन जाता है। आपके तकनीकी एवं नियामकीय संगठनों में यह कठिन होता है। व्यक्तित्व: यह उच्चाधिकारी तथा उसके अधीनस्थों की गुणों, अवगुणों, व्यवहार तथा कौशल से संबंधित है। यदि उच्चाधिकारी कुशल, मेधावी, चुस्त तथा लोकतांत्रिक प्रकृति का हो तो वह अधिक व्यक्तियों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अधीनस्थों का भी सहयोग आवश्यक है। यदि अधीनस्थ कामचोर, अकुशल, असहयोगी तथा जिद्दी हो तो उन पर नियंत्रण करना टेढ़ी खीर हो जाता है। वस्तुतः यह कारक सर्वाधिक प्रभाव दिखाता है, क्योंकि लोक प्रशासन में असाधारण योग्यता वाले अधिकारियों की भी कमी नहीं है, तो संगठन में अराजकता फैलाने वाले अधीनस्थ भी कम नहीं है। समय: इसका आशय संगठन की आयु से है। यदि संगठन बहुत पुराना तथा सुस्थापित प्रक्रियाओं एवं परंपराओं से युक्त है तो नियंत्रण की प्रक्रिया सरल बन जाती है तथा तुलनात्मक रूप से अधिक कार्मिकों को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि संगठन नया हो तो नियंत्रण सहित अन्य सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं संक्रमण काल से जूझती है। समय का दूसरा अर्थ अधीनस्थों तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी के सेवा काल या अनुभव से संबंधित है। दीर्घ अनुभव वाले अधिकारी नए अधिकारी की तुलना में अधिक लोगों का सफलतापूर्वक नियंत्रण कर सकते हैं, जबकि संगठन में नव प्रविष्ट अधिकारी शनैः शनैः नियंत्रण करना सीखता है। स्थान: यदि अधीनस्थ कार्मिक तथा उसका उच्चाधिकारी एक ही कमरे में या एक ही भवन में हो तो अधिक व्यक्तियों का नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु भौगोलिक दृष्टि से दूर दूर कार्यरत अधीनस्थों पर नियंत्रण कठिनता से होता है। ऐसी स्थिति में कम व्यक्तियों पर नियंत्रण हो पाता है। सत्ता या प्रत्यायोजन: नियंत्रण का क्षेत्र मुख्यतः संगठन की पद सोपान व्यवस्था तथा सत्ता के प्रत्यायोजन से संबंधित है। कोई भी उच्चाधिकारी जो अपने अधीनस्थों को पर्याप्त सत्ता प्रदान करता है किंतु नियंत्रण की सत्ता अपने पास रखता है, वह अधिक सफल रहता है। दूसरी ओर जो उच्चाधिकारी अधीनस्थों को समस्त अधिकार प्रदान कर देता है तथा उसी के अनुरूप अधीनस्थों की जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं करता है तो नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। अतः सत्ता एवं उत्तरदायित्व का संतुलन बनाना हितकर है। सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं करने वाला अधिकारी कार्य बोझ से घिरा रहता है, अतः वह कम अधीनस्थों को नियंत्रित कर पाता है। नियंत्रण की विधि एक महत्वपूर्ण कारक है कि संगठन में किस प्रकृति का कार्य होता है तथा वहाँ पर नियंत्रण करने की पद्धति तथा तकनीक क्या है। रिपोर्ट मानना, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण
करना, लेखा कर जांच करना, अवलोकन इत्यादि कतिपय मुख्य विधियां हैं। यदि कार्य प्रगति की रिपोर्ट मांग कर ही निर्णय किया जा सकता है तो इससे बहुत से अधीनस्थों पर नियंत्रण हो सकता है, लेकिन तकनीकी प्रकृति के कार्य में यदि प्रत्यक्ष अवलोकन करना है तो कम ही अधीनस्थों पर नियंत्रण किया जा सकेगा। पद सोपान के स्तर। किसी भी संगठन में पद सोपान के स्तर नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। यदि स्तरों की संख्या अधिक होगी तो नियंत्रण का क्षेत्र कम हो जाएगा तथा निरीक्षण अधिक होगा। साथ ही पर्यवेक्षकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। परिणाम स्वरूप संगठन का संस्थापना व्यय भी बढ़ जाएगा। स्तर अधिक करने से संचार को भी कई स्तरों से गुजरना पड़ेगा, अतः निर्णय प्रक्रिया भी जटिल हो जाएगी। दूसरी ओर संगठन के स्तरों की संख्या कम होगी तो नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा, लेकिन कार्य तेज गति से होगा। पर्यवेक्षकों की संख्या में कम होगी तथा व्यय भी कम होगा। साथ ही अधिक अधिकार सौंपे जा सकेंगे। अधिक अधिकार मिलने से कार्मिक उत्तरदायित्व वहन करना सीखते हैं तथा मनोबल बढ़ता है। यद्यपि सभी विद्वान इस तथ्य से सहमत हैं कि नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा होगा उसी मात्रा में निरीक्षण तथा संपर्क की सफलता बढ़ जाएगी, लेकिन सैकलर हडसन चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अत्यंत सीमित नियंत्रण में के क्षेत्र में खतरे भी निहित है। उदाहरण के लिए कुछ प्रतिवेदनों के ब्यौरेवार निरीक्षण का परिणाम यह होगा कि अधीनस्थों को प्रेरित नहीं किया जा सकेगा अथवा उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग भी नहीं हो सकेगा। उर्विक की दृष्टि में नियंत्रण का छोटा क्षेत्र सामाजिक और प्रशासनिक दूरी को कम कर देता है। नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित कई बाधाओं के उपरांत भी 4 बिंदुओं पर सहमति है। पहला बिंदु है, व्यक्ति चाहे जितना ही योग्यतम क्यों न हो, नियंत्रण निरीक्षण करने की शक्ति एवं सामर्थ्य की भी एक सीमा होती है। अर्थात अधिक कुशल अधिकारी 10 के बजाय 15 अधीनस्थों का नियंत्रण कर सकता है, लेकिन 50 का नहीं। दूसरा, व्यक्ति के पास जितने बड़े या गंभीर उत्तरदायित्व होते हैं, सक्रिय नियंत्रण का क्षेत्र उसी अनुपात में कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, एक ही प्रकार के कार्य करने वाले अधीनस्थों के मामले में नियंत्रण का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, प्रत्येक संगठन के नियंत्रण का क्षेत्र तथा इसकी विधियां एक समान नहीं होती। संचार क्रांति के नियंत्रण के क्षेत्र को सहज तथा विस्तृत बनाया है। सत्ता और उत्तरदायित्व। अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे सत्ता और उसके उत्तरदायित्व।